नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि जयप्रकाश सिंह को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। जयप्रकाश सिंह अभी कुछ दिनों पहले पार्टी में आए थे। लगभग मुझे नहीं लग रहा है कि 1 साल भी हुआ होगा कि जयप्रकाश सिंह की एंट्री हुई थी पार्टी में। लेकिन फिर से जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर निकाला गया, अनुशासनहीनता का हवाला दिया गया, तमाम चीजें हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर रविंद्र प्रकाश भारती मौजूद हैं और आखिरी में आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसकी वजह से जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर निकाला गया है। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस सेशन में। धन्यवाद गौरव जी। जय भीम। जय भीम। रविंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया है? सबसे पहला सवाल। पहले तो जो मेरी समझ में आया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये था कि उनके पास केरल की जिम्मेदारी थी। केरल से भी बहुत सारे तरीके के अपडेट्स आ रहे थे कि उन्होंने केरल में भी बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं किया था। वहां पे भी कार्यक्रम में वो शुचिता बरती नहीं गई थी जितना हो सकता था। वो मैक्सिमम आउटपुट जो उनकी तरफ से आ सकता था, ऐसा लगा वहां नहीं आ पा रहा। फिर उसके बाद में उनको देखा गया कि वो वहां के कार्यक्रमों को छोड़ करके, केरल के कार्यक्रमों को छोड़ करके, संभवतः बिना पार्टी की अनुमति के वो गाजियाबाद के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि पार्टी के बैनर का नहीं था, जितनी मेरी जानकारी है अभी तक। अच्छा रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि केरल से उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो सही नहीं आ रही थी। लेकिन अगर हम देखें, हाल ही में कुछ दिनों पहले केरला में जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें नतीजे को लेकर जयप्रकाश ने बहुत हवा बनाई थी और कहा था कि केरल से बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। वहां पर एक सीट पर शायद जो डिप्टी चेयरमैन होता है बीएसपी का, वो भी बना था। उसका क्रेडिट भी जयप्रकाश खुद ले रहे थे और आप कह रहे हैं कि वहां पर रिपोर्ट सही नहीं थी। नहीं, वहां पे जयप्रकाश जी के अलावा भी बहुत सारे सीनियर जो है बसपा के पुराने सांसद, माननीय धर्मवीर सिंह अशोक, माननीय अशोक सिद्धार्थ जी भी वहां पे थे, संभवतः उनके साथ, जितनी मेरी जानकारी है, ड्यूटी पे, जी 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 जो जी जी। केंद्रीय प्रभारी के तौर पे। तो उसका क्रेडिट उनको लेना, क्या कर रहे थे, ये तो सोशल मीडिया से जग जाहिर है कि किस तरीके से इसको प्रोपेगेट एंड इरिगेट किया गया था। जो भी साथी उनके साथ में, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सहयोगी हैं जयप्रकाश जी के, वो तमाम तरीके के, जयप्रकाश जी ने अपनी वॉल पे तो लिखा है कि पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्होंने बिल्कुल। एक अच्छा मैसेज दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनका फॉलोअर ग्रुप है, जो एक तरीके का उनके साथ फॉलो करता है, उनको स्पेसिफिकली उनको एज ए लीडर फॉलो करता है, वो पार्टी लाइन से हट करके तमाम तरीके की नकारात्मक बातें भी फैला रहा है। तो ये संभवतः जयप्रकाश उसको रोक पाने में विफल है, या कैसे हो रहा है, ये तो कुछ स्पष्ट नहीं अच्छा, कहा जा सकता। बिल्कुल जयप्रकाश सिंह ने कहा कि वो पार्टी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि जयप्रकाश ने एक कार्यक्रम अटेंड किया 15 अप्रैल को, जो कि पार्टी लाइन का कार्यक्रम नहीं था। क्या जयप्रकाश ऐसा कोई कार्यक्रम अटेंड करके अब उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हूँ? जयप्रकाश की जो पॉलिटिक्स पूरी रही है बसपा से निकल जाने के बाद, जब बसपा से निकाला गया था उनको, उसके बाद पूरी पॉलिटिक्स यूपी में ही रही। गाजियाबाद के आसपास वो काम किया करते थे, वहीं पर लोगों से मिलते थे। तो क्या 2027 के चुनाव से पहले अपनी पैठ वो वापस से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रहे थे? और क्या इससे वो 2027 के चुनाव पर कोई असर डालने वाले थे, या फिर कोई अपना एक अलग गुट तैयार करने की कोशिश वो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे? ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। ये जयप्रकाश जी की अपनी स्थिति हो सकती है कि वो क्या करना चाह रहे थे, क्या कर। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले भी जब पार्टी लाइन, जब उनको पहली बार निष्कासित किया गया था, जब वो बतौर उत्तराधिकारी, बतौर उपाध्यक्ष काम कर रहे थे, तो उस हम्म। समय हेलो। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो अभी मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गौरव हाँ। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आपको मेरी आवाज मुझे आपकी आवाज मिल रही है। शुरू से हम उस सवाल पे बात करेंगे कि ठीक है, ठीक। क्या कोई गुटबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं?
अब इसको तो जयप्रकाश जी ही इसका स्पष्ट जवाब दे सकते हैं, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछली बार भी जब बसपा से इनको बतौर उपाध्यक्ष काम कर रहे थे, जब इनको निष्कासित किया गया था, तब भी इनसे ये कहा गया था कि आप शांत होके बैठ जाइए अभी। अभी जिस तरीके का उन्होंने राहुल गांधी पे नस्लभेदी टिप्पणी की थी उनके खून को लेकर और उनके परिवार को लेकर के और तमाम चीजें, तो उसपे भी बहुत, क्योंकि बीएसपी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है, इस तरीके का किसी के जन्म से, किसी के भेदभाव की राजनीति नहीं करती, रंग के आधार पे या खून के आधार पे, नेशनैलिटी के आधार पे या उस टाइप से। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी, नस्लीय टिप्पणी, तो उसके बाद जब उनको जी, निकाला गया था, तो उसके बाद इनसे ये कहा गया था कि क्योंकि ये बड़े नेता थे, पार्टी ऐसा नहीं करती किसी बड़े नेता को निकाल दे फिर वो देखे ना कुछ करे ना। लेकिन उसके बाद जब इनसे शांत रहने के लिए कहा गया था, तो कुछ दिन बाद ही बेसब्र होकर के इन्होंने अपना अलग से शुरू कर दिया था कि ये पार्टी को मजबूत करेंगे। जो मिशन मूवमेंट इन्होंने खड़ा किया कि पार्टी को मजबूत करेंगे, 5% बढ़ाएँगे, 10% बढ़ाएँगे। दुखद ये रहा कि उसमें भी वोट परसेंट गिरा ही। अब इनके प्रभाव से गिरा, इनके कार्यों से गिरा कि किसके कार्यों से गिरा, ये अलग मसला है। लेकिन जो दावा ये अपना अलग गुट बना के भी करते थे, उसमें भी सफल नहीं थे जयप्रकाश जी। और इसके बाद पार्टी के खिलाफ इन्होंने कई तरीके की बयानबाज़ी की, बहन जी के खिलाफ बोला, पार्टी के अलग-अलग नेतृत्वकर्ताओं के खिलाफ बोला, पार्टी के जो संगठनीय संरचना है, पार्टी की वित्त व्यवस्था है, उसपे भी कई तरीके के भ्रामक और गलत तरीके के आरोप लगाए। तो हाँ, ऐसे आरोप बिल्कुल लगाने के बाद रविंद्र जी, ये लोगों चीज़ को तो हमने भी इनके कई कई चीज़ें मैंने इंटरव्यूज़ में सुनी हैं, ये पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्टी के लीडर्स हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि इनकी जो टिप्पणी रही है, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी टिप्पणी रही इनकी, आकाश आनंद और उनके परिवार को लेकर इन्होंने जो तमाम टिप्पणियाँ की है, आकाश आनंद पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ की है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि पार्टी इन सब चीज़ों को भूल गई थी और तमाम जो और सीनियर लीडर्स थे, उनके कहने पर जयप्रकाश को एक मौका दिया गया था कि शायद जयप्रकाश कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद ऐसा होना। नहीं, बहुत मजबूती से इनकी पैरोकारी की गई और इस उम्मीद में की गई, जिन लोगों ने पैरोकारी की उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। और ये रिस्क इस बात के लिए लिया गया कि जयप्रकाश जी कड़ी मेहनत करेंगे, फील्ड में रहने वाले आदमी हैं, एक बार फिर से अनुशासित होकर के संभवतः जो दिशाहीन प्रयास से थे, जो दिशाहीन बातें थी, वक्तव्य थे, उससे हट करके पार्टी लाइन में आकर के लंबे समय तक काम करेंगे और आगे आने वाले समय में एक बड़े एसेट साबित होंगे पार्टी के लिए। क्योंकि है क्या कि आपको स्थित परिस्थिति के हिसाब से काम करना होता है और पार्टी के जो पार्टी के नेतृत्व करता है आदरणीय बहन जी, उनके डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जो स्थित परिस्थिति के अनुसार बहन जी निर्णय ले रही हैं, कि कब हमको अपने पूरे एसेट डालने हैं, कब हमारी नीति क्या होगी, कब हमारी रणनीति क्या होगी। और क्योंकि इस समय जो मुश्किल दौर है, इसमें अपनी स्थित परिस्थिति को बनाए रखना, सस्टेनेबिलिटी को बिल्कुल, बनाए रखना और बिल्कुल, संगठन के ढांचे का की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना जब विरोधी पार्टियाँ विपक्षी पार्टियों में लगातार फूट पैदा की जा रही है, तोड़ी जा रही है और तमाम तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो उस बिल्कुल मेरा मैं स्थिति को रविंद्र समझ करके ये समझा जा रहा था कि जयप्रकाश जी एक बड़े एसेट हो सकते हैं और बड़ा रिस्क इस पे पार्टी ने लिया था कि तमाम तरीके की विरोधाभासी बयानों, गलत बयानों, बदजुबानी और तमाम चीज़ों के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत चमत्कारिक था कि जयप्रकाश जी की वापसी हुई। लोग नहीं मान के हाँ, चल रहे पता थे इतने गलत बयान देने के बाद कि किसी की वापसी हो सकती है। बावजूद इसके आदरणीय बहन जी ने बड़ा दिल रखते हुए, पार्टी के बड़े नेतृत्वकर्ताओं ने बड़ा दिल रखते हुए इनकी वापसी की, इनकी इनकी पैरोकारी की। तो उन सबको उन्होंने रिस्क पे लिया और एक बार फिर से वो सब करने का प्रयास करने लगे जो अच्छा, मेरा 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 एक सवाल ये भी है आपसे कि जयप्रकाश को जो उड़ीसा, केरला भेजा गया यूपी से दूर, ये भी क्या एक उनकी परीक्षा लेने का परीक्षा थी कि देखते हैं कि जयप्रकाश में कितना पेशेंस है? वो हालाँकि उनका टारगेट शुरुआत से उत्तर प्रदेश रहा है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया है। लेकिन जिस तरीके से उनको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला भेजा गया, तो पार्टी क्या कोई परीक्षा ले रही थी जिसको जयप्रकाश समझ नहीं पाए, उतावले हो गए और फिर ये सब हो गया? नहीं, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में तो अभी तक माननीय आकाश आनंद जी के वही कार्यक्रम नहीं लगे हैं रिसेंट में, जब से दोबारा उनकी वापसी हुई। जी। तो पार्टी परीक्षा हुँ। लेना नीतिगत और रणनीतिगत स्तर पे पार्टी अपनी पॉलिसी अलग तरीके से तय करती है और हुँ। उसमें किसी अन्य किसी का हस्तक्षेप हो या किसी कोई ये अपना निर्णय ले कि नहीं हम करेंगे, ये वाली नीति तो अभी तक नहीं रही। बसपा में अभी किसी की नहीं रही, कोई कोऑर्डिनेटर ये तय करे, कोई प्रभारी ये तय करे कि नहीं हम यूपी में आ जाएँगे इलेक्शन के टाइम में।
पहले आ जाएँगे, जब मन करेगा तब आ जाएँगे, यहाँ कार्यक्रम करने लगेंगे, मीटिंग करने लगेंगे। ये पार्टी में हमेशा ही इसको गुटबाजी के तौर पे, जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वहाँ पे अगर आप सार्वजनिक तौर पे कार्यक्रम करते हुए दिखे, चाहे वो पार्टी के ही मंच पे आप दिखे हों इवेन, अगर आपकी ज़िम्मेदारी किसी अन्य राज्य में नहीं है और वहाँ पे आप बिना पार्टी की ज़िम्मेदारी के पार्टी के मंच पे भी दिख गए। अगर आपको याद नहीं होगा पिछली बार के मानव काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस का जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, बहन जी ने पुचकारते हुए ही सही, लेकिन एक डाँट लगाई थी कि जो अन्य राज्यों के अपने पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, जो आ गए हैं, कि भाई ये आपका कार्यक्रम नहीं था, आपको नहीं आना था इतना संसाधन लगा करके, दूसरे राज्यों से छोड़ करके, ये यूपी के लोगों का कार्यक्रम था। चलिए भाई आ गए हैं तो आप रहिए और आराम से कार्यक्रम अटेंड करके जाइएगा। लेकिन बहन जी का सिस्टम क्या है, बहन जी ने जिस तरीके की राजनीति देखी है, जिस तरीके की सिस्टमैटिक प्रोसीडिंग बनाई है पार्टी में और माननीय काशीराम साहब के समय में जिस तरीके की सिस्टमैटिक व्यवस्था रही है, वो यही है कि आपको जहाँ की ज़िम्मेदारी दी जा रही है, आप वहाँ का काम ईमानदारी से करोगे। अगर पार्टी ये महसूस करती है कि वहाँ पे कोई ज़रूरत है और पार्टी आपको दिशा निर्देशित करेगी कि यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पे भी आ जाइए। तो ये तो कतई जब ये सामान्यतः समर्थकों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आपको जहाँ नहीं कहा जा रहा है, आप वहाँ पहुँचे। तो ये तो पार्टी पदाधिकारियों से जिम्मेदार प्रदेश प्रभारी के स्तर पे जो लोग हैं, उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो बिल्कुल किसी अन्य कार्यक्रम में जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ आज जुड़े थे डॉक्टर रविंद्र प्रकाश भारती और जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर किया गया। बीएसपी में आकाश आनंद को भी कई बार पार्टी से बाहर किया गया है। बाद में उनकी भी वापसी हुई। मतलब ये देखा जा सकता है कि बीएसपी वो पार्टी है, यहाँ पर इतना अनुशासन है कि आकाश आनंद जो खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं, उनको भी 2 बार पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में जयप्रकाश को पार्टी में लिया गया, मौका दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जयप्रकाश ने पार्टी ने कहा अनुशासनहीनता दिखाई, इसलिए जयप्रकाश को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इस समय सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ी हुई है, लेकिन एक वीडियो है जिस कार्यक्रम का जिक्र रविंद्र प्रकाश भारती ने शुरुआत में किया, गाजियाबाद का वो कार्यक्रम, वो वीडियो भी मैं इसमें अटैच कर रहा हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पार की पहुंच चुकी है, पीछे जाएंगे तो गुलामी फिर से वापिस आ सकती है। अगर गुलामी फिर से वापिस आ गई तो इस देश में फिर से कोई अम्बेडकर के पैदा होने की उम्मीद नहीं है, फिर से अंग्रेज आने की उम्मीद नहीं है। जो हमारे लिए शिक्षा का अधिकार मिल सके, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो ज्योतिबा फूले पैदा नहीं होंगे, ज्योतिबा फूले पैदा नहीं होंगे तो स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे तो बाबा साहब पैदा नहीं होंगे, और बाबा साहब पैदा नहीं हुए तो हमारे लिए अधिकार के लिए संविधान नहीं मिलेगा। और अगर ये संविधान नहीं मिलेगा तो फिर से हमको काशीराम भी नहीं मिल पाएगा, और अगर काशीराम नहीं मिल पाया तो जिस समाज के पास सत्ता साधन कुछ भी नहीं होता, लेकिन हिम्मत के दम पर मान्यवर साहब काशीराम ने क्या जयप्रकाश उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग गुट तैयार कर रहे थे? ये सवाल जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल हो गया है, और क्या यही कारण बना है उनको पार्टी से बाहर निकालने का? बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार। जी।